हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है होम्योस्टैसिस, जिसमें हम पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि होम्योस्टैसिस है क्या। होम्योस्टैसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द कंपोजिशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट is maintained within specified limits, and this fairly constant state is called homeostasis. इसको हम ऐसे समझेंगे, सपोज करिए कि बॉडी के अंदर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज को एक रेंज दिया है नेचर ने कि हाँ बॉडी में 110 से 140 के बीच में मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में ग्लूकोज अगर है तो आपको कहेंगे कि ग्लूकोज की होम्योस्टैसिस सही है। यानी कि जो हमारा हर एक चीज, चाहे वो कोई हार्मोन हो, चाहे कोई एंजाइम हो, इवन बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा नॉर्मल होना चाहिए। 96 से 97 के बीच में रेंज दिया गया है इसको। तो हर एक एनवायरनमेंट, हर एक पैरामीटर जो भी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसी को हम वेरिएबल फैक्टर कह सकते हैं। कोई भी वेरिएबल फैक्टर है उसको अगर हम, हमारी बॉडी उसको रेंज में, जो स्पेसिफाइड लिमिट्स है उसका स्पेसिफाइड रेंज है जो, उसी में अगर वो मेंटेन्ड है तो उसी कंडीशन को, उसी कांस्टेंट रेंज को कहते हैं होम्योस्टैसिस। अगर सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में है, जो लिमिट्स दी गई है बॉडी में वही रेंज में है, तो हमारे कहेंगे कि बॉडी मतलब आपकी होम्योस्टैसिस बड़ी अच्छी है। होम्योस्टैसिस बहुत अच्छी है आपकी बॉडी की। अगर कोई पैरामीटर चेंज हो रहा है, कहेंगे ग्लूकोज की होम्योस्टैसिस सही नहीं है, यानी कि डिसबैलेंस हो गया, वो बैलेंस में नहीं है। तो ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कोई फैक्टर हो सकता है, वेरिएबल फैक्टर इज मेंटेन्ड विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, दिस फेयरली कांस्टेंट इज कॉल्ड homeostasis. It is maintained by control system which detect and respond to changes in internal environment. अब उसको होम्योस्टैसिस में रखने के लिए हर एक चीज के लिए एक कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है। कंट्रोल सिस्टम में तीन कंपोनेंट होते हैं कंट्रोल सिस्टम के। पहला एक डिटेक्टर है, फिर कंट्रोल सेंटर है, फिर इफेक्टर है। तो सबसे पहले हम डिटेक्टर बात करते हैं। डिटेक्टर मतलब जो डिटेक्ट करे भाई, जो गड़बड़ी अगर कुछ होती है, चेंजेस होते हैं तो उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद फिर इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर, यानी हमारा ब्रेन सेंटर, ब्रेन है कंट्रोल सेंटर, वहां पे वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। यही काम डिटेक्टर का होता है। जहां पे कुछ गड़बड़ी होती है उसको डिटेक्ट करता है और हेड ऑफिस को वो फोन करता है। तो सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे है, डिटेक्ट चेंजेस एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोल सेंटर। हमेशा जो हेड ऑफिस होता है भाई वो क्या करता है, रिसीव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसकी एनालिसिस करता है, और फिर क्या आउटपुट करना चाहिए, क्या रेस्पॉन्स लेना चाहिए उसके अगेंस्ट, वो काम करता है। तो यहाँ हमारा कंट्रोल सेंटर ब्रेन दैट डिटरमाइन लिमिट्स विद इन विच वेरिएबल फैक्टर शुड बी मेंटेन। उसको, ब्रेन को पता है कि जो लिमिट्स है, ग्लूकोज के लिमिट या इंसुलिन के लिमिट्स, वो कंट्रोल सेंटर डिटरमाइन करता है, वो उसको डिसाइड करेगा कि हाँ इस वेरिएबल, ये वेरिएबल फैक्टर है, इस रेंज में होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। एंड रिसीव एंड एनालाइज इनकमिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आया है उसकी एनालिसिस करेगा, उसको रिसीव करेगा, फिर एक आउटपुट सेंड करेगा इफेक्टर को। तो इफेक्टर से, इफेक्टर कोई है जहां पे गड़बड़ी हो रही है उसको, उसको कैसे सही किया जाए जिससे वो रिस्पॉन्स करवाया जाएगा, उसी को इफेक्टर कहते हैं। तो इफेक्टर थर्ड कंपोनेंट है। इफेक्टर का काम क्या है भी, रिसीव आउटपुट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर ने आउटपुट भेजा है उसको रिसीव करना, एंड प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, उसी के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, तो इफेक्टर कोई मसल्स भी हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकता है। अगर मसल है तो कंट्रैक्शन वो कर सकता है, रिलैक्सेशन भी कर सकता है, कोई ग्लैंड है तो सिक्रीशन करेगा। तो रेस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करेगा उसी को हम कहते हैं इफेक्टर। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट हो गए। मोस्ट होम्योस्टैटिक कंट्रोल यूज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज लेस कॉमन।
तो जो भी ये होम्योस्टैसिस बॉडी में हो रहे जो भी पैरामीटर हैं, वो मोस्टली जो पैरामीटर है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है, और कुछ जगह पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी अप्लाई होता है। तो निगेटिव फीडबैक रेगुलेशन क्या है भाई? निगेटिव फीडबैक का मतलब हुआ स्टिमुलस decreases the response. If variable factor rise, negative feedback brings it down again. And if it falls, negative feedback brings it back up to its normal level. हमारे यहाँ सबके यहाँ ऑटोमेटिक प्रेस है, आयरन जिसको बोलते हैं, कपड़ा प्रेस करने वाला ऑटोमेटिक है। अगर कभी देखिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाता है, लेवल जो फिट कर दिया गया है, आपने नॉब से सेट कर दिया, टेम्परेचर सेट कर दिया, एक रेंज सेट कर दिया है। सपोज कर लिए कि कॉटन है तो 200 से 210 तक टेम्परेचर आपने मेंटेन कर दिया। अब 210 से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, फिलामेंट क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही 200 से नीचे टेम्परेचर जाएगा, अपने आप स्विच ऑन हो जाता है। तो सेम यही स्विच ऑन स्विच ऑफ हमारा निगेटिव फीडबैक रेगुलेशन में होता है। हमारा इंसुलिन मेंटेन होता है, हमारा ग्लूकोज मेंटेन होता है निगेटिव फीडबैक से। अगर ऊपर चढ़ रहा है तो उसको ब्रिंग डाउन करता है, अगर वो डाउन है तो उसको अप करता है। यही प्रोसेस चलता है। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे इसको। एग्जाम्पल में जैसे बॉडी टेम्परेचर है, अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ये एक स्टिमुलस, एक गड़बड़ी पैदा कर रहा है, यही स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को रिसेप्टर यानी हमारे डिटेक्टर, डिटेक्टर ही रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन, डिटेक्ट करेंगे। तो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भैया यहाँ बॉडी टेम्परेचर चेंज हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और वो रिसेप्टर क्या है? हमारे जो टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स है, जो स्किन में न्यूरॉन्स है, ये स्किन में न्यूरॉन्स बहुत सारे हैं, वो न्यूरॉन्स की जो एंडिंग्स होती है वो इसको डिटेक्ट करेगा, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंसरी नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ पहुंचाएगा भाई? ब्रेन में पहुंचाएगा, या हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। अब हाइपोथैलेमस ब्रेन का काम क्या है कि बॉडी टेम्परेचर इसको पता है कि भैया 97 होना चाहिए, 97.86 होना चाहिए, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अब ये क्या करे? एक मोटर न्यूरॉन सेंड करेगा। मोटर न्यूरॉन कहाँ जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन के पास। इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे क्या है जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे? वो इफेक्टर हैं यहाँ पे स्केलेटल मसल्स। तो वो ब्रेन स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन करवा रहा है मोटर आउटपुट के थ्रू, और सिवरिंग होने लगेगी। सिवरिंग होने से फिर क्या होगा? बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। अब तुम क्या करोगे? सिवरिंग होगी तो क्या करोगे? और ज्यादा रजाई कंबल ओढ़ने लगोगे। इससे क्या होगा कि बॉडी की जो हीट है वो लॉस होने से प्रिवेंट होगा। और दूसरा क्या होगा? जो स्किन में ब्लड वेसल्स हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। ये कॉन्स्ट्रिक्शन होने का, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो भैया हीट लॉस भी कम होगा। हीट लॉस कम होगा तो टेम्परेचर, बॉडी में हीट को रिजर्व करेगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। रिस्पॉन्स क्या आया? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब नॉर्मल पे आ गया। सपोज कर लीजिए ये प्रोसेस चलता रहा तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, लेवल से ऊपर जाएगा, ये ऑटो कट मार देगा। ऑटो कट मतलब ये इनहिबिट करेगा रिसेप्टर्स को कि भैया अब डिटेक्ट ना करो, डिटेक्ट करो तो अब कंट्रोल सेंटर को कुछ और इंफॉर्मेशन जाएगा। अब वो क्या करेगा? उसको डाउन करेगा, यानी स्केलेटल मसल्स का रिलैक्सेशन कराएगा, इसका स्किन का वैसोडाइलेशन करेगा, हीट लॉस करवाएगा। तो ये सारी प्रोसेस फिर से रिवर्स हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। एक बार इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, फिर अगर ज्यादा बढ़ गया लेवल से तो डाउन करना पड़ेगा। तो ये निगेटिव फीडबैक रेगुलेशन है। इसी तरीके से ब्लड ग्लूकोज है, अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया बॉडी में तो वहां जो रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, वो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजेंगे। ब्रेन कहेगा कि ठीक है भैया ग्लूकोज बढ़ा है तो इसको डाउन करना पड़ेगा। वो पैंक्रियाज इफेक्टर ऑर्गन के पास भेजेगा मोटर न्यूरॉन। पैंक्रियाज फिर क्या सिक्रीट करेगा? बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट करेगा। इंसुलिन क्या कर देगा? ग्लूकोज को डाउन कर देगा। अब ग्लूकोज को डाउन करता जाएगा, डाउन करता जाएगा, मान लो लेवल पे पहुंच गया, लेवल से नीचे चला गया। अब फिर ये ग्लूकोज चेंजेस होंगे। अब क्या वो डिटेक्ट करेगा? डिक्रीज ग्लूकोज लेवल चेक चेक करेगा भाई, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। अब वो कंट्रोल सेंटर से कहेगा अरे डिक्रीज हो गया भैया ब्लड ग्लूकोज, इसको बढ़ाओ।
तो ब्रेन फिर क्या करेगा, अल्फा सेल्स, पैंक्रियाज के अल्फा सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करेगा, ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन फिर क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देगा, बढ़ गया ज्यादा बढ़ गया, फिर से यही प्रोसेस होता रहता है। और ग्लूकागॉन और ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करते हैं, दो हार्मोन इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से निगेटिव फीडबैक बहुत सारे पैरामीटर होते हैं मेंटेन। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव में ऑटो कट नहीं होता है, जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। वहां पे क्या करता था, स्टिमुलस बढ़ा रहे थे, रेस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा था, स्टिमुलस कम कर रहे थे, रेस्पॉन्स बढ़ रहा था। अभी क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा भाई, एज लॉन्ग एज स्टिमुलस इज कंटिन्यूड response is progressively being amplified। क्लियर है ये? तो पॉजिटिव फीडबैक, रेस्पॉन्स भी बढ़ता जाएगा, स्टिमुलस बढ़ाया। अब ये इसको हम कैसे समझेंगे, यूट्रस कंट्रैक्शन फोर्सेस द बेबीज हेड और बॉडी टुवर्ड्स द सर्विक्स। जो डिलीवरी के दौरान आप देखिए, जब लेबर पेन होता है तो ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है उस समय। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस मसल्स को कंट्रैक्ट कराता है। ऊपर से कंट्रैक्ट कराएगा तो नीचे बेबी पुश होगा, पुश होगा नीचे की तरफ, तो उसका हेड पार्ट जो है वो यूट्रस का जो लास्ट पार्ट है सर्विक्स, वो सर्विक्स तो नैरो होता है भाई, नैरो होगा तो जब हेड वहां टकराएगा तो स्ट्रेचिंग होगी, और स्ट्रेचिंग होगी तो वहां स्ट्रेस, उनके वॉल में, सर्विस के वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं यानी डिटेक्टर होते हैं, वो उनको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजेंगे कहाँ, कंट्रोल सेंटर को। यहाँ स्ट्रेच रिसेप्टर कहा जाएगा उनको, डिटेक्ट स्ट्रेचिंग इन वॉल ऑफ यूट्राइन सर्विक्स, एंड देन सेंसरी आउटपुट कंट्रोल सेंटर यानी हाइपोथैलेमस को भेजेंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा भाई, ऑक्सीटोसिन का लेवल और बढ़ाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। फिर ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इफेक्टर ऑर्गन क्या है यहाँ, यूट्राइन मसल कंट्रैक्शन कराएगा, यूट्रस मसल्स को और फोर्सफुली कंट्रैक्ट कराएगा, और फोर्सफुली कंट्रैक्ट कराएगा तो बेबी और आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वेजाइनल कैनाल में चला जाए, वेजाइनल कैनाल तो बहुत पतली होती है भाई, अब उसमें स्ट्रेचिंग और ज्यादा होगी यानी स्टिमुलस और बढ़ेगा, स्टिमुलस और ज्यादा बढ़ेगा तो और ज्यादा रेस्पॉन्स आएगा यानी और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर और ज्यादा पावरफुल कंट्रैक्शन कराएंगे, और ज्यादा, यही प्रोसेस पॉजिटिवली चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। बेबी डिलीवर हो जाएगा तो सर्विक्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा, कोई स्टिमुलस नहीं होगा, कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन से फिर क्या होगा, रेस्पॉन्स बंद हो जाएगा यानी आप फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, फर्दर यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं होगा। तो यही पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन है भाई। इस बार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव बहुत समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ये इतना ही पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से देखेंगे कोई नया टॉपिक, और आपको यहाँ से नोट्स मिल सकता है, आप टेलीग्राम में हम ऐड करेंगे, आप टॉपिक वाइज यहाँ से आप लेते रहें, पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे तभी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।